हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कर रहे थे। इस सीरीज का टोटल 2 क्लास हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को देख लें। उनका लिंक हम यहाँ पे आई बटन पे दे देंगे और इस क्लास के लास्ट में भी यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको दिख जाएगा उस प्लेलिस्ट का लिंक। तो वहाँ पे जाके आप उन क्लास को भी कर लीजिएगा ताकि आपका जो अगला बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 है उसमें आप अच्छे परफॉर्म कर पाएँ मैथ्स में, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर में से 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रहता है। तो अच्छा खासा बढ़ जाता है आपके एग्जाम में, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 53 तक कर चुके थे। इस क्लास में हम उससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए चौन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सके, जहां p और q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं हो सकता। q बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताइए। उम्मीद करते हैं आप तो जानते होंगे, कम से कम पढ़ ही लेंगे, आपके पास थोड़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या दो एक परिमेय संख्या है रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटेगा तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये क्या मिलेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या है। आप लोग बताए थे कि कब घटेगा कब जुड़ेगा क्या मिलेगा, कैसे समझ में आएगा। सिंपल, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि परिमेय को हमेशा प्लस की तरह ट्रीट करना है और अपरिमेय को माइनस की तरह ट्रीट करना है। तो जैसे प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, वैसे ही प्लस माइनस क्या होता है, परिमेय अपरिमेय। इस तरह से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर देखिए, अगर परिमेय गुणे परिमेय कहे तो क्या मिलेगा हमको, परिमेय मिलेगा। उसी प्लस इंटू प्लस रहेगा तो प्लस मिलता है, और माइनस इंटू प्लस हुआ यानी अपरिमेय गुणे परिमेय हुआ, तभी हमारा अपरिमेय ही मिलेगा। मतलब माइनस इंटू प्लस तो माइनस ही मिलता है। तो परिमेय को प्लस और अपरिमेय को माइनस की जगह कई जगह क्या है कॉन्सेप्ट सारा जितना भी गुना वाला है ना, परिमेय इंटू अपरिमेय, ये सब सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस बात ध्यान दीजिएगा, जब भी परिमेय और परिमेय संख्या दो संख्या रहे, जुटे या घटे, परिणाम हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसमें क्या है, उस पर नियम मत लगाएगा प्लस प्लस वाला, तो फिर तो कंफ्यूज कर जाएगा आप, फिर लगेगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, परिमेय है और एक अपरिमेय है। और जब भी दो, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या जुड़ता है तो क्या है, या घटता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या परिणाम में आता है। आप कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके इस कॉन्सेप्ट को। तो ये खत्म हुआ। बी क्या है, रूट अंदर 5। रूट अंदर 5 भी क्या है, रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है अर्थात वो अपरिमेय संख्या ही है। क्या 5 का कोई पूर्ण वर्गमूल होता है, नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर यही रहता है 4 तो 4 का पूर्ण वर्गमूल हो जाता है, कितना होता है, 2। 2 क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए रूट 4 अगर रहता है तो परिमेय है, लेकिन रूट 5 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता, इसके लिए क्या है, ये अपरिमेय है। अगर देखिए ये भी क्या है, 2 अंडर रूट 3। अपरिमेय संख्या नीचे अपरिमेय संख्या, भागा अपरिमेय संख्या में भागा दीजिएगा अपरिमेय संख्या में, हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं, इसमें क्या है, लगता है कट जाएगा ना। ओह ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया है रूट 3 और ये गया है रूट 3। सही, सिर्फ रूट 3, अच्छा रूट 3 है, ठीक है। 2 रूट 3 और रूट 3, इसमें रूट 3 से समाप्त हो गया, मिलेगा 2। 2 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। एक परिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं है, क्योंकि रूट अंदर 6 है। 6 के अंदर क्या, 6 का कोई पूर्ण वर्ग होता है क्या, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, क्योंकि देखिए 6 का नहीं होता है, 9 का होता है, 4 का होता है, 16 का होता है। सब क्या है इसका, इससे कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो अंदर रूट अगर वर्गमूल रहे पूरा वर्गमूल तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ना रहे तो अपरिमेय है। इसमें रूट अंदर 6 है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। फिलहाल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। पहले भाज्य संख्या क्या होता है ये समझ लिए, अभाज्य संख्या क्या होता है ये समझ लिए। अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो सिर्फ एक और खुद के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से ना कटे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 13 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया। ये सब क्या है, सिर्फ एक से कटेगा या खुद से कटेगा, और इसके बीच में किसी भी अन्य संख्याओं से नहीं कटेगा। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होता है, वही संख्या जो एक और
खुद से तो कटे ही, बीच में और भी बहुत सारी संख्या से कट जाए, वो क्या है, भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब अभाज्य क्या है, उल्टा भाज्य होता है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका होता है 4। ठीक है, यहां लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और इधर हो जाएगा आपका कॉमा, दूसरा क्या आपको बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आपका, छोटी अभाज्य संख्या, ये होता है हमारा 2। तो क्या होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये हमारा 2, ये हमारा हो गया 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। तो इन दोनों का मासा क्या होगा, देखिए तो 2 मास से 4 कर दीजिए, 2 का भाग में मासा निकालिए, 2 फाइनली 2 कट जाएगा, 4 खत्म। जो भाजक होता है ये मासा कहलाता है, इसमें मासा हमारा क्या हो गया, मासा हमारा 2 हो गया, अर्थात आंसर क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये हमारा क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या बोल रहा है, उम्मीद करनी है समझ में आया होगा आपको। चलिए उतना चाहे तो उतार लेते हैं, तो क्या है अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 मतलब 8670 है और उसका मासा 17 है और उसका लासा होगा। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और उसका मासा दिया गया है और लासा आपसे पूछ रहा है। आप लोग चैप्टर 1 में एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि लासा गुने मासा बराबर होता है और जिनका लासा मासा है वो उन संख्याओं का गुणनफल। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि लासा गुने मासा यानी लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, या लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक होता है, नहीं उल्टा बोलिए क्या होता है, मासा लासा। तो लासा और मासा का गुना बराबर क्या होता है आपका संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया, कितना दिया गया देखिए तो क्या बोल रहा है, कितना है 8670 मतलब 8670 इतना आपको दिया गया है गुणनफल संख्याओं का। और उनका क्या दिया गया, मासा दिया गया, मासा कितना दिया गया आपका 17 सॉरी माफ कीजिएगा 17 में से निकल गया 17 है। ठीक है, लासा पूछा है, चलिए लासा निकाल लेते हैं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग पिछले क्लास में कर चुके होंगे। ठीक है, जो हम चैप्टर 1 का जो 2 क्लास पहले हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, उसमें आप ऐसा क्वेश्चन देख चुके होंगे। बस ऐसे प्रीवियस ईयर में शायद 2020 में देखे आया था, आया इसलिए क्या है दोबारा ही आ गया। अब यहाँ पर लासा निकाल लेते हैं, लासा बराबर कितना होता है देखिए तो ये 17 इधर लासा से गुणा में है, बराबर को दूसरे हो जाता है तो साइन चेंज कर जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भागा हो जाएगा। तो 8670 भागे 17 क्या कर रहा है, क्या 17 पचे 85 और 17 एक बार में 0 510 बार में सर कट गया। ठीक है, अर्थात लासा बराबर कितना आपका हो गया, लासा बराबर आपका आ गया कितना आया देखिए तो 510। देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, 510 ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है, 56 का ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या बोल रहा है, यदि 65 तथा 117 का मासा 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्या दिया गया है, उसका मासा दिया गया है, पर क्या है मासा आपको पूरी तरह से नहीं दिया गया है, क्या मासा के एक अलग ही रूप में दिया गया है और उसमें एक अचर संख्या भी दिया गया है, सॉरी चर संख्या दिया गया है, चर है, चर मतलब m का मान वेरिएबल एक दिया गया है, तो उसका मान निकालना। देखिए तो कितना बोल रहा है 65 और 117 का मासा कितना कर दिया, मासा दिया, हाँ मासा, मासा का रूप कितना आपको दिया गया है, किस रूप में दिया गया है, आपको दिया गया है 65 m माइनस 117 ये आपको दिया गया है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस जानकारी का इस्तेमाल करना हमको आगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे इन दोनों का मासा निकाल लीजिए, तो 65 और भाग भी निकालते हैं तो एक बार में कट जाएगा इतना, हाँ एक बार में कट जाएगा 65 मान कितना आएगा 7 5 12 मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 से 5। ठीक है, 52 कट जाएगा एक बार में 65 फाइनली कितना आ गया एक बार 52 2 और आ जाएगा 3 1 13 सही है, फिर 52 13 52 कट गया 4 बार में 52 पूरी तरह समाप्त। जो भाजक आता है वो क्या है मासा में लगाता है, तो यहाँ पे भाजक क्या है 13, तो मासा में कितना आ गया 13। अब ध्यान दीजिए यहीं से आपका काम शुरू है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मासा आपका क्वेश्चन के हिसाब से इतना है, जबकि आपने जब इन दोनों को सोल्व किया तो मासा कितना है इतना आया। आपको निकालना क्या है, इस m का मान निकालना है। क्या करेंगे इन दोनों को बराबर कर दीजिए, मतलब दोनों को तुलना कर दीजिए। क्वेश्चन में हमको ये मासा दिया गया हम निकाले हैं ये, इन दोनों को तुलना कर देते हैं, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा दोनों तुलना कर दीजिए, क्या करेंगे
65m-117 बराबर, ये जो अमाशा इधर लाए हैं, जो ये क्वेश्चन में दिया गया था, ये हम अपने वैल्यू लाए हैं, इनको सॉल्व कीजिए, आपका एम का मान निकल जाएगा। तो 65m बराबर 117 इधर क्या है माइनस में, बराबर उधर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 13 + 117 फाइनली कितना हो जाएगा आप देखिए तो 65m बराबर कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा 130। एम का मान कितना आ जाएगा आपका, एम के साथ 65 क्या था, गुणाम था, बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भागों में जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं होता है तो बीच में गुणा बराबर करता है, ठीक है। जैसे आपको लिखा हुआ है एक्स वाई, इसका मतलब क्या है कि एक्स गुने बाई लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में कुछ नहीं रहता, अगर डॉट भी रहे तब भी गुणा का रूप में ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए तो इधर क्या हो जाएगा 130 और भागे 65 कितना हो जाएगा, 2 एम से कट जाएगा ना, एम बराबर कितना क्या 2, एम का मान कितना फाइनली आ गया आपका 2। देखिए तो कोई ऑप्शन में है क्या, एम का मान ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा फंसाने वाला, थोड़ा टिकी कर दिया था, तो ये हमारा क्या है सही हो गया आंसर। अब क्या हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़िए, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 58, बोल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अधिकतम हो सकती है परिमेय संख्याएं, क्या हो सकती है, अनंत हो सकती हैं। एग्जाम्पल तौर पे अभी एग्जाम्पल आपको देते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देखिए बोल रहा है कि दो परिमेय संख्या मान लीजिए क्या है, देखिए 65 और 66 मान लेते हैं, मान 2 अंक एक के अंक के बाद मान लेते हैं। अब इसके बीच में कितने अपरिमेय संख्या होते हैं, सिंपल बहुत से अनंत, क्योंकि इसके बीच में अगर 6.5.1 लिख सकते हैं ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम क्या है 6, 5, 1/10 भागा रूप में लिख सकते हैं, क्या है परिमेय हमारा है। फिर 6.52 को लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 6, 5, 2 भागे और फिर 10 हो जाएगा। इसी तरह से 6.3, 6.5, फिर ऐसे एक, फिर एक में 1 डाल दीजिए, फिर 2 डाल दीजिए, फिर 3 डाल दीजिए, क्या आगे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें, ये अनंत तक इतना भी लिख लिए, सारे का वैल्यू क्या होगा इस 65 और 66 के बीच में ही रहेगा, और सारे वो क्या है परिमेय संख्या ही मिलेंगे, क्योंकि हम हर एक को क्या है इस p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p/q हमारा क्या है पूर्णांक है, 651 एक पूर्णांक है और 10 भी एक पूर्णांक है, और जहां पे q बराबर 0 ना हो, मतलब जो हर में हो q 0 ना हो, मतलब 10 ये 0 नहीं है 10 यहाँ पे, तो अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ q बराबर 0 नहीं जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, फिर तो भी नहीं रहेगा ना, फिर तो भी नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा होगा यहाँ पे 10 यहाँ पे आया था, ये क्या हमारे सारे हैं अनंत हो सकते हैं, इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा 58 का आंसर जो होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। आप उम्मीद करते हैं इस एग्जांपल से आप लोग समझे होंगे कि दो परिमेय संख्या 65, 66 इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या इस तरह से लिख सकते हैं, 6.1, 2, 3, फिर आगे पॉइंट के बाद लिखते जाइए कन्फर्म तक, 5 को 6 अंक तक, 7 अंक तक, 9 अंक 10 अंक तक लिखते जाइए, अनंत तक लिखिएगा, ठीक है। चलिए बता इसको, हम उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। अब क्या हम अगले स्लाइड को चलते हैं, ठीक है, बता दे इसको हम, चलिए बताते हैं। अब ये क्या है इसको मिटाते हैं ताकि हमारा जो अगला स्लाइड में दिक्कत ना हो। ये रहा आपका अगला स्लाइड, देखिए तो 58 तो हो गया, ये हमारा 59 से, देखिए तो क्या बोल रहा है 59 में, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या परिभाषा क्या होता है, वही संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्या। देखिए क्या है 29, पहले मिल गया हमको, क्या है पहले ऐसा है कि सिर्फ 1 से कटेगा और 29 से ही कटेगा, बीच में किसी से कटेगा नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा ये 29 नंबर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 29 सही होगा। बी देखिए 16, 1 से कटेगा 16 से कटेगा, बीच में क्या 4 से भी कट जाएगा 416, 15 भी ओसी है 1 से कटेगा 15 से कटेगा, बीच में 3 से भी कट जाएगा 5 से भी कट जाएगा, 33 भी ओसी है 33 1 से कटेगा 33 से कटेगा कटेगा, और बीच में 11 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, तो क्या है सारे क्या है भाज्य संख्याएं सारे है। एक 29 से क्या है अभाज्य, जो कि एक और खुद से ही सिर्फ कटता है। चलिए ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर, देखिए तो ये है। और क्वेश्चन नंबर अगला नहीं 60 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, फिर इसमें यही बोल रहा है परिमेय संख्या कौन सा है, चेक कर लीजिए। √5 रूट के अंदर पूर्ण वर्ग है नहीं है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं होता है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। ये देखिए रूट अंदर 16, रूट अंदर 16, रूट के अंदर क्या बोलते हैं जब भी रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्गमूल वाला संख्या रहे तो क्या है हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, और रूट के अंदर कोई अगर पूर्ण वर्ग वाला संख्या ना हो तो अपरिमेय होगा। जैसे यहाँ पर रूट 5 था, इसका पूर्ण वर्ग नहीं वर्गमूल नहीं होता, मतलब क्या अपरिमेय है। लेकिन यहाँ देखिए तो रूट अंदर 16 है, 16 का पूर्ण वर्गमूल होता है क्या होता है 4 होता है, क्योंकि देखिए रूट अंदर 16 क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं ना, तो क्या हमारा ये तो परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर क्या है डी हमारा इसका सही होगा, ये हमारा परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्या बोल रहा है कि 0.3 पावर रेकरिंग का परमेय रूप में लघुत्तम रूप है। बेसिकली इसको कह रहा है भिन्न में बदले। परमेय मतलब भिन्न में बदले। परमेय का तो डिफिनेशन ये होता है जो भिन्न के, जिससे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी क्यू पूर्णांक और हमारा क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0। और तो यहाँ पे क्या है 0.3 रेकरिंग वाला। रेकरिंग वाला हिसाब आपको कॉन्सेप्ट पिछले 2 क्लास है उसमें क्या है प्रॉपर आपको एग्जांपल दे समझाएगा अलग अलग क्वेश्चन से। एक आप खुद से क्वेश्चन देकर पूरा तरह से समझाएं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या थोड़ा सा हम जहाँ जितना जरूरत है उतने क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ पे क्या हम एक्स मान के इसको नहीं बनाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में है, इसलिए क्या है उसको हम शॉर्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट में नियम क्या है सिंपल, दशमलव के जितना पहले रहता है मतलब इससे इधर रहता है, मतलब ये क्या है दाहिने दिखाएं बाएं, हाँ बाएं मतलब बाएं और जितना भी रहता है बाएं और ब्लैक को हमेशा क्या है दशमलव के बाएं और जितना रहा उसको हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, और जितना भी दशमलव के बाद उधर रहा दाहिने और जो रहा उसको क्या लिखेंगे उसका हम काम करते हैं। तो इसमें तो कुछ है भी नहीं है बाएं और, तो कुछ लिखना है नहीं है, तो दाएं और क्या है दशमलव के बाद आपको 3 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए ऊपर मतलब अंश में जो ऊपर करते हैं यानी बटा के जो ऊपर वाला अंश जो होता है ना अंश हर, अंश ऊपर वाला का अंश नीचे वाला हर, अंश में हम क्या करते हैं जितना अंक पे रेकरिंग, पहले तो क्या है सभी अंक को लिख देते हैं जितना भी आपको दिया हो। यहाँ पे एक दिया गया 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब जितना पे रेकरिंग दिया होता है या सॉरी जितना पे रेकरिंग नहीं दिया होता है उसको क्या करेंगे हम इसमें घटा देंगे। ठीक है इसमें देखिए तो एक मात्र अंक 3 हैवे था, 3 पे रेकरिंग हैवे, इसमें कुछ घटाने वाला कुछ हैवे नहीं है, क्या है कुछ घटाएंगे नहीं, क्या 0 घटाएंगे, कुछ हैवे नहीं है तो क्या घटाएंगे इसमें। अब क्या देखिए इस अंश का काम हो गया, अंश का काम को यही देखना है, जो इधर रहेगा उसको हम पूर्णांक में लिख देंगे, 0 पर 0 है तो लिखना क्या मतलब बनता है। यहाँ पे क्या है अंश वाला काम हो गया। हर क्या लेंगे दशमलव के बाद जितना अंक पर आपका रेकरिंग है उतना नीचे 9 उतरेगा, और दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उतना अंक के नीचे क्या है 0 उतरेगा। तो एक अंक पे रेकरिंग है मतलब एक अंक के लिए क्या है 1 9 नीचे उतरेगा, और ऐसा कोई संख्या है भी नहीं इसमें क्या है आपका रेकरिंग ना हो, तो इसके लिए क्या है कुछ 0 1 नहीं उतरेगा। फाइनली कितना हो गया आपका 3/9 हो गया, कट जाएगा कितना हो जाएगा क्योंकि बोल रहा क्या लघुत्तम रूप मतलब कम से कम छोटा वाला रूप, काटने पर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। हमारा क्या है 1/3 आपका ऑप्शन देखिए, तो कोई ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी ठीक है सही है। इस कॉन्सेप्ट चलिए इस कॉन्सेप्ट समझने क्या है एक बार थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें क्या है सारा कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल हो, तो लेते हैं इस तरह से कुछ 2.653 या 6.5 तक रहते हैं यार, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। 6.5 पे लेकिन क्या है इतना लेते हैं। अब इसमें क्या है सारा कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल हो जाएगा पूरी तरह से। क्या है देखिए दशमलव को जितना इधर दाएं बाएं हो रहा था उसको क्या करते हैं पूर्णांक में लिखते हैं, पूर्णांक में लिख दिए। अब दशमलव के बाद जितना रहता पहले क्या आता सभी को उतार देते हैं, तो सब 65 ही है, दशमलव के बाद 65 है तो 65 को सब उतार देंगे, और जितना पे आपका रेकरिंग नहीं है उतना अंक को उधर घटाते हैं। तो 65 में 5 पे रेकरिंग है 6 पे नहीं, मतलब क्या है माना 6 इधर हो जाएगा, ये हमारा अंश वाला काम हो गया। अब हर वाला काम करते हैं नीचे वाला काम करते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग आता है उसके लिए क्या है 9 नीचे उतरता है, एक अंक पे रेकरिंग है मतलब 1 9 उतरा, और जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए क्या है 0 नीचे उतरता है, तो क्या नीचे 0 उतर जाएगा, नीचे क्या है 0 उतर गया क्योंकि 6 पे 1 पे रेकरिंग नहीं है। फाइनली इसको सॉल्व कर देगा हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर नंबर देखिए तो ये हो जाएगा हमारा घटेगा तो हो जाएगा 59 और 2.90। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा ये 90 90 180 और प्लस 59। फाइनली क्या होगा 9 8 5 13 और ये आपका होगा 239/90। ठीक है पूर्णांक तोड़ना जानते हैं इन्हें, पूर्णांक तोड़ने क्या करना पड़ता है 90 से इससे गुना होता है, ये प्लस क्या होता है प्लस होता है ये प्लस से, ठीक है इस प्लस गुना होता है, इधर से गुना इधर से प्लस, ठीक है ऊपर वाला प्लस, पूर्णांक तोड़ने आता होगा। चलिए तो फाइनली क्या हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर इसको हम करें तो, इस क्वेश्चन करें तो, लेकिन फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन था तो हमारा ऑप्शन तो सही है था। समझ आ गया बस कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया, इसलिए क्या है थोड़ा सा एग्जांपल इसमें भी ले लिया, क्या दिक्कत है 2 मिनट टाइम लगा कॉन्सेप्ट समझ गए ना। अब जिनको आता है उनके लिए सही बात है, उनके लिए थोड़ा सा लगेगा अगर यार बार बार क्या समझा रहे, पर क्या है जिनको नहीं आएगा उनके लिए काफी मतलब फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है बता इसको हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया, ये हो गया नहीं 61 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है 62, क्या बोल रहा है 7 + 3√2 बराबर है, क्या है परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या भिन्न संख्या है या क्या पूर्णांक संख्या है। सिंपल परमेय है या परमेय इसी में आपको समझ में आ जाएगा। परमेय संख्या वैसी संख्या जो अंडर रूट में रहे, जब पूर्ण वर्ग अंडर रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्गमूल हो तो क्या हो परमेय संख्या है, अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो अपरमेय संख्या। देखे तो √2 है, इसका पूर्ण 2 का पूर्ण वर्ग होता है क्या, वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, क्या दशमलव में आता है √2 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या है पूर्ण वर्ग नहीं आया, इसका मतलब क्या है पूर्ण वर्गमूल नहीं आया, इसका मतलब क्या है
कि अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के साथ जब भी परिमेय संख्या होगा तो ये क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय संख्या मिलेगा। मतलब 3√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब भी 7 प्लस, मतलब 7 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में यानी 7 जो है परिमेय संख्या जो है उसमें जुटा क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि आपका 3√2। जब परमेय प्लस अपरमेय होता है तो हमेशा क्या है, अपरमेय ही मिलता है, क्योंकि आपको बताए थे कि जब भी परमेय अपरमेय का योग होगा तो हमेशा योग या अंतर जो भी हो तो हमेशा क्या है, अपरमेय संख्या ही रिजल्ट में आएगा, परिणाम आपका अपरमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, योग हो रहा है, मतलब जुट रहा है, एक वो परमेय है वो अपरमेय है, तो हमेशा क्या अपरमेय मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 हमारा हो जाएगा ना। ये क्या बोल रहा है, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा एक आएगा, इस बात को याद रखिए, क्योंकि देखिए मासा का मतलब होता है HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन हो, सबसे बड़ा वाला। तो देखिए, तो दो अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो एक से कटे या खुद से कटे, तो दोनों में से कोई भी एक दो अभाज्य संख्या मान लीजिए, क्या एक मान लेते हैं हम 7, एक मान लेते हैं हम 29 मान लेते हैं। ठीक है, 7 भी आवाज है, 29 भी आवाज है। अब इन दोनों का मासा निकालिएगा तो हमेशा आपको मासा एक ही आएगा। चलिए निकालते हैं, क्योंकि देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, ये भी 1 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये भी कितना 1 से कटेगा, और ये क्या 29 से कटेगा। आपको कॉमन फैक्टर क्या हुआ, देखो तो कॉमन क्या हुआ, 1 हुआ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, इसका क्या है, HCF 1 हो जाएगा। हालांकि आवाज गुणनखंड मतलब आवाज गुणनखंड विधि से मासा निकालने वाला है, भागा विधि से निकालिए तो भी काम चल जाएगा, 7 इसमें भागा दे दीजिए, अब क्या है, मासा निकल जाएगा। 7 चौक 28, एक बच गया, 7 बार में 7 कट गया, फाइनली कितना गया आपका, जो भाजक, जब हम भाग विधि से मासा निकालते हैं तो क्या होता है, उसका जो भाजक होता है, मतलब जिसे हम भाग देते हैं वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ पे क्या है, भाजक क्या है हमारा 1 है, मतलब मासा कितना है हमारा 1 आया। देखिए ये हमारा हुआ भाग विधि से, और ये क्या हुआ, उपरेला हमारा क्या हुआ, उपरेला हमारा हुआ ये आवाज गुणनखंड विधि से, कि इसका पहले क्या है, आवाज गुणनखंड कर दिया, इसका आवाज गुणनखंड कर दिया, जो कॉमन रहा उसको उठा लिए, वो कॉमन वाला क्या है, मासा हमारा होगा। आगे भी समझ में आएगा ये क्वेश्चन को और बेहतर से। मासा निकालने का 2 तरीका, एक भाग विधि से, एक आवाज गुणनखंड विधि से। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर कितना, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही होगा, 1 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या बोल रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 64 आपका बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या हो सकता है ना, 50 के बीच में विषम संख्या की संख्या कितना, मतलब कितना को ऐसा है जो विषम है, कितना सम है। आप लोग जानते हैं कि बराबर मतलब प्राकृतिक संख्या, हालांकि 0 से बोला है, अगर 0 से बोले तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और 1 से बोलेगा तो से 1 जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली कितना, आप लोग जानते हैं कि जब भी प्राकृतिक संख्या में जितना संख्या तक रहे, अगर 50 को बोल दिया तो उसके जस्ट आधा, एक आधा सम संख्या होता है, आधा विषम संख्या होता है। सम संख्या परिभाषा क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः कट जाए वो सम संख्या, और विषम संख्या परिभाषा क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः ना कटे, हमेशा क्या है, एक से ही जाएगा, वो क्या कहलाता है, विषम संख्या। तो आप लोग जानते हैं कि इसके और इसके बीच में कितना संख्या है, 50 संख्या है। 0 और 50 के बीच में कितना संख्या है, 50 संख्या है ना। सिंपल अगर सम विषम आपको निकालना है, सिंपल उसमें 2 से भागा दे दीजिए, जो मिलेगा आपको वही क्या है, विषम संख्या है। आधा आधी मतलब हमेशा आधा आधी विषम रहता है, आधा विषम रहता है, आधा सम रहता है। जैसे देखिए आप अगर 1 से 10 तक भी अगर जाइएगा तो मेरे क्या देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखिए ये विषम है, ये विषम है, और ये विषम है, ये विषम, ये विषम, यानी 1 2 3 4 5, 5 आपको क्या मिला है, 5 आपका मिला है विषम संख्या मिला है आपको, 5 को क्या मिला आपका, विषम संख्या। और अगर गिनिएगा तो 5 वही क्या है आपका सम संख्या भी होगा। तो गिन लेते, देखिए ये हमारा सम संख्या 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। देखिए मतलब संख्या में जितना तक आपको सॉरी मिट गया क्या, अरे यार, जितना तक आपको बोले उसमें से आधा क्या होगा आपका सम संख्या और आधा क्या होगा आपका विषम संख्या। इसमें क्या बोला आपको, ये बोला आपका कि
इसमें 50 तक का कितना सम होगा, कितना पे सम होगा, मतलब सिंपल उसका आधा कर दीजिए। मतलब 50 का 25 को क्या होगा, 25 को उसमें विषम होगा, 25 को सम होगा। क्या बोला इसमें विषम संख्या कितना है, क्या होगा 25 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितना भी आपके बोले उसमें क्या है, आधा विषम होगा, आधा सम होगा। और ध्यान दिए, यही अगर आपसे बोल दे कि नहीं 10 तक नहीं, क्या है सिर्फ 9 तक ही बताओ, 9 तक ही बताओ, तो जो सबसे अंतिमा में संख्या है वो संख्या क्या है, ज्यादा हो जाएगा। यदि एक विषम संख्या है नहीं तो क्या हो जाएगा, इसमें अगर बोले कि 1 से 9 तक विषम संख्या क्या है, क्या हो जाएगा, सम संख्या तो आपका 1 2 3 4 ही रहेगा, लेकिन विषम संख्या 5 के 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 से भागने वाला विधि किसमें अपनाना है, जब हमारा अंतिमा में सम संख्या रहे। विषम संख्या रहे क्या करना है, पहले सिंपल एगो घटा देना है। ऐसे 9 अंक तक बोला है तो 9 को घटा देंगे और फिर उसके 8 को जो 8 को 2 को भाग कर देंगे, मतलब उसमें 4 हो जाएगा आपका सम संख्या, और 4 जो बचा हुआ 4 और 1 जो यहाँ पे है जो एक्स्ट्रा मिल गया था वो 4 1 5, 5 को विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। फिलहाल वो क्या है 50 क्या है, एक सम संख्या है, सिंपल इसमें 2 को भागा दे दिए, आधा 25 होगा, आधा विषम आधा विषम, तो क्या होगा 25 को सम और 25 को विषम। उम्मीद करते हैं आप समझ में इसको आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है हमारा कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। ये भी क्वेश्चन पहले क्लास में हो चुका है, हालांकि क्या है ये 2019 में आया हुआ था, इसलिए क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, इसलिए क्या है हमारा जो बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, की भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में आया, 2019 में आया, 2016 में आया है, बार बार आया, बार बार और रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस तो आपको हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, 5, 15 और 20 का लासा कितना होगा, आपका इसका लासा निकाल लीजिए। फिलहाल इसका लासा कितना होगा, लासा इसका हो जाएगा आपका 30 तो नहीं होगा 60, हाँ 60 होगा। ठीक है, अब ऐसे कैसे निकालिए, क्योंकि लासा का मतलब होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वैसी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाज्य हो। जैसे देखिए तो इसमें क्या 5 से 60 विभाज्य है, बिल्कुल है। 15 से 60 विभाज्य है, बिल्कुल है। 20 से 60 विभाज्य है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 में बराबर से 60 कट गया, 15 को 60 कट गया, 20 बीतिया 60 कट गया, मतलब लासा कितना होगा 60 ही होगा। और बोलते मासा, तो मासा क्या करना है, देखना है कि वैसा कौन सा छोटी संख्या हो सकता है जो क्या है सब में भाग लगे, सब में भाग लग जाए। देखिए क्या लग सकता है 5 से भागा देंगे तो 15 कट जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 20 में 20 कट जाएगा, मतलब मासा कितना हो जाएगा 5 जाएगा, मासा हो जाएगा। हालांकि क्या है ये सम जो आपको अगर समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं तो क्या है सिंपल आप नॉर्मल वृद्धि जानते हैं, लासा कैसे निकालते हैं, इतना 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 क्या है लासा इस तरह से निकालते हैं, तो कर दीजिएगा। मासा कैसे निकालते हैं, सिंपल इसमें पहले इसे भाग दीजिएगा, फिर जो आएगा उसे इसमें भाग दीजिएगा, तो मासा निकल जाएगा, इसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये था कि इसमें बोल क्या रहा था, इनका अनुपात। अनुपात में ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले नाम ले उसको, अनुपात मतलब क्या होता है बटा में लिखना, तो जो सबसे पहले नाम ले उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे बटा के ऊपर में, और जो बाद में नाम ले उसको हम बटा के नीचे लिखेंगे। क्या बोला, लासा और मासा, मतलब इसका अनुपात लिखेगा क्या हो जाएगा, अनुपात अगर लिखना चाहें क्या हो जाएगा, अनुपात हमारा हो जाएगा पहले ऊपर लिखना है लासा वाला, लासा निकाल लीजिएगा जैसे आपको निकालना है, अगर ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए, और फिर इसका भागा देखिए मासा निकाल लीजिएगा, और या जिसे आपको निकालना निकाल लीजिए। ठीक है, मासा लासा निकाल लेंगे ना, वो तो आसान बात है। ठीक है, चलिए ये हमारा लासा हो गया बटे, अंतिम क्या हो गया मासा। अब देखिए लासा की वैल्यू कितना है, लासा की वैल्यू कितना है 60, मासा की वैल्यू कितना है आपका 5, कटेगा कितना, फाइनल आएगा 12 बटे 1। यानी इसका अगर अनुपात में हम लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, 12 अनुपात 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए 12 अनुपात 1 लिखेंगे इसे। ठीक है, ऑप्शन को है क्या, या हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है सही। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, 66 बोल रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। हम ऐसा भी क्वेश्चन पिछले आ गया है, पिछले वाला में बार रिपीट, कई सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि m बराबर क्या होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि m कोई क्या है पूर्णांक है, तो उसके लिए हमेशा सम के रूप में क्या हो सकता है, कौन सा रूप ऐसा रूप होगा जो हमेशा उसमें m बराबर कुछ डालेंगे पूर्णांक, हमेशा सम संख्या मिलेगा, क्या होगा 2m होगा। क्योंकि आप लोग सम संख्या के परिभाषा क्या जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 2 से पूर्णतः तभी तो विभाजित होगा जब उसमें 2 होगा कॉमन हमेशा, अगर 2 कॉमन होगा ही नहीं तो कहां से होगा। देखिए तो इस तरह से 2m रहेगा, ये सम संख्या का एक रूप हो सकता है। यहाँ पे m क्या है, एक पूर्णांक है, m बराबर पूर्णांक, जितना भी पूर्णांक है आप कुछ रखिए, हालांकि धनात्मक पूर्णांक ही रखना होता है, पर आप कुछ रखिए धनात्मक पूर्णांक में आपका m बराबर हमेशा क्या है, आपको ये सम संख्या मिलेगा, क्योंकि क्या 2 हमेशा कॉमन आएगा। अब m बराबर कुछ मान लीजिए, m बराबर 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, कुछ मान लीजिएगा,
2 से गुना का अपने आप तो इसमें कॉमन आएगा, मतलब क्या है पूर्णतः 2 से विभाजित होगा ही, अर्थात ये सम संख्या होगा ही। इसलिए जब भी बोले कि सम संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक किसी के लिए m के लिए, p के लिए, k के लिए क्या होगा 2m के रूप में होगा। इसमें क्या है कोई भी शेषफल नहीं होगा। और जब भी बोले कि विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होगा किसी भी पूर्णांक के लिए, पूर्णांक p बोल दे या k बोल दे या कुछ बोल दे, a से लेकर z तक है, कुछ बोल दे, उसमें क्या होगा विषम पूर्णांक में हमेशा क्या है, विषम संख्या होने के लिए क्या है हमेशा प्लस में 1 होना चाहिए, मतलब क्या है शेषफल में 1 होना ही चाहिए, तभी क्या है हमारा विषम संख्या का रूप हो सकता है। यहाँ पे बोला सम संख्या मतलब क्या है 2m + 1, सॉरी 2m क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। और 2m + 1 ये क्या हो जाएगा हमारा, ये विषम संख्या का जनरल फॉर्म है। m बराबर कतनो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का रखिए हमेशा क्या है विषम संख्या मिलेगा, क्योंकि अंतिम में एक जुट जाएगा, एक जैसे जुटेगा उसमें तो क्या है हमेशा भाग दीजिएगा 2 से, कभी आपका कटेगा नहीं, एक हमेशा शेषफल आएगा ही, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आपको इस कॉन्सेप्ट का आप लोग समझे होंगे। मिटा दे इसको, मिटाते हैं। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या होता है 2m, जहां पे m बराबर क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, m बराबर कुछ और रख लीजिए, हमेशा क्या है एक सम संख्या मिलेगा। चलिए मिटा दे इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या देखिए बोल रहा है, कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। ध्यान दे क्या बोला है यहाँ पे, अपरिमेय नहीं है, मतलब जो परिमेय संख्या है, मतलब इसमें परिमेय संख्या ढूंढना है। कौन परिमेय संख्या, देखिए तो सब रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जो भी पूर्ण वर्गमूल वाला होगा वही क्या है आपका परिमेय संख्या होगा। देखिए तो 10 का पूर्ण वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। 24 का नहीं होता है, 35 का नहीं होता है। अंतिम क्या है, अंतिम में आपको दिया गया है 121। 121 क्या है √121, 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 होता है। √121 का वर्गमूल क्या होता है 11 होता है। 11 क्या हमारा है परिमेय संख्या, ये हमारा है, अर्थात हमारा इतना क्या है एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर क्या डी हमारा सही होगा। ये क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या, तो हम परिमेय संख्या ढूंढ लिए। ये क्या है ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इतना समझ लिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मिटा दे इसको, हम मिटा दे, ठीक है। नहीं तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका अगला स्लाइड का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखिए तो, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लोगों को बताए थे कि किसी भी भिन्न के लिए, किसी भी भिन्न मान लो पी क्यू हो गया, ठीक है, क्यू क्या है तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, दशमलव प्रसार होने के लिए क्या चाहिए आपका, चाहिए कि Q का जो हर वाला है, Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए आपका, हमेशा इन तीनों रूप में होना चाहिए। किस रूप में, या तो आपका 2 पे पावर कुछ होना चाहिए, मान ले m ले लेते हैं, या फिर आपका 5 पे पावर कुछ होना चाहिए, कुछ n ले लेते हैं, या फिर इन्हीं के गुणनफल मतलब 2 पे पावर n m गुने 5 पे पावर n, इन तीनों रूप का ही होना चाहिए, तभी आप बोलेंगे क्या है वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। यदि किसी भिन्न का हर का अभाज्य गुणनखंड इन तीनों रूप में के अलावा किसी और रूप में आए, मतलब उनका दशमलव प्रसार उनका अभाज्य गुणनखंड का रूप इन तीनों के अलावा किसी भी रूप में आए तो क्या है, अगर आ जाए तो क्या है उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्या हो जाएगा उसका अशांत हो जाएगा। फिलहाल क्या उसमें दशमलव प्रसार शांत कौन है, हमको ये चेक करना है। देखिए तो चेक कर लेते हैं, पहला चेक करते हैं कितना बोला 3/8 बोला है। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको लिखते हैं 8 को, 8 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, देखिए हमको पहला मिल गया, क्या मिल गया इतना पावर 2, देखिए इतना लिख सकते हैं। देखिए तो ये किसके रूप में है 2 पे पावर 2, किसके रूप में है देखिए 2 पे पावर m के रूप में, जहां m बराबर क्या है 2 है, अर्थात क्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, ठीक है। कितना होगा शांत, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही है। अब ऑप्शन नंबर बी भी देख लेते हैं कि जो अशांत होगा, अशांत देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया 6/15। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का अभाज्य गुणनखंड आपका होता है 3 गुणे 5 होता है, 3 गुणे सॉरी 15 3 गुणे 5 होता है, ठीक। तो फाइनली कितना आ गया आपका 6 और 3 गुणे 5 इतना लिख सकते हैं, 3 पावर 1 गुणे 5 पावर 1। देखिए तो क्या इन तीनों रूपों में से किसी रूप में है क्या, नहीं है, मतलब क्या है अशांत, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, इसलिए क्या है। चलिए उम्मीद करते हैं इसका क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार होगा शांत, और इसका क्या होगा इसका आपका होगा अशांत। तो शांत अशांत में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या है इसको प्रीवियस क्लास में भी जो पिछला जो 2 क्लास हो चुका है ऑब्जेक्टिव का, उसमें भी क्या है इसको हम समझाए थे, तो आप अगर देखे होंगे तो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। चलिए मिटा दे इसको, हम
मिटाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए तो सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 68 का। अगला क्वेश्चन क्या है 69, क्या बोला, निम्न में से कौन सा अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है मतलब क्या है, परमेय होना चाहिए। देखिए तो पहले साथ मिल गया आपको, एक ऑप्शन क्या दिया गया है, √64/81। क्या हम इसको लिख सकते हैं बाहर, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है। 8/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या है, ये हमारा क्या है, सही हो गया। जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, ये परिभाषा होता है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और q और क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि p और q दोनों बटा में है भी, और p और q क्या है, पूर्णांक भी है, और q बराबर 0 भी नहीं है, क्योंकि q बराबर कितना है, 9 है। हर में कितना आपका 9 है, मतलब 0 नहीं है, मतलब ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, ये हमारा ये आंसर हो गया। अब ये क्या बनेगा, देखिए अपरिमेय संख्या 2 √3 से गुना हुआ है, तो परिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या होगा, तो हमें क्या है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ये भी √ में 21 है, 35 है। √ में जब भी पूर्ण वर्गमूल सब संख्या ना रहे तो क्या है, अपरिमेय ही होगा। इसमें 21 का पूर्ण वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। 35 का भी नहीं होता है, मतलब ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो मतलब अपरिमेय संख्या √ रहेगा, बटा में तो अपरिमेय संख्या होगा। देखिए क्या बोला है, √3 और इंटू √2 दोनों क्या है, अपरिमेय अपरिमेय गुना होगा क्या, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अगर जब भी अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुना हो तो जरूरी नहीं है कि वो क्या है, आपका मतलब परिमेय हो या अपरिमेय हो, दोनों हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर √3 गुने √2 हुआ है तो ये क्या होगा, ये अपरिमेय होगा आपका, क्योंकि इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका √6 लिख सकते हैं इसको, क्या है, या हाँ √6 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी क्या हमारा क्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ये हमारा कितना है, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन ये अगर √3 आ जाए, हालांकि ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इसलिए हमको यहाँ पे गुना करने के बाद अपरिमेय मिला, लेकिन ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन गुना करने के बाद क्या है, परिमेय मिल जाएगा, क्योंकि आज के वैल्यू क्या जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 गुना 3 हो जाएगा। फाइनली 3 अगर 2 जोड़ा आ गया अंदर रूट में, अगर अंदर रूट में 2 जोड़ा आता है क्या है, बाहर निकल जाता है, एक बाहर निकल गया, बाहर निकल गया क्या, 3 आ गया। 3 क्या हमारा क्या होता है, 3 अपरिमेय संख्या होता है, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो अपरिमेय संख्या गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस किस अपरिमेय को हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला का देखें, चलिए मिटा दें इसको हम। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। पिछले में बोला था यार, ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर गया, क्या होता है, बस गुणनफल बोला है ना। चलिए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, ये हमारा होता है 4 होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आपका, ये आपका होता है 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों के बारे में आप जानते हैं। भाज्य संख्या कैसे कहते हैं, अभाज्य संख्या परिभाषा पहले जान लीजिए। अभाज्य संख्या को उल्टा कर दीजिए तो भाज्य अपने आप हो जाएगा। अभाज्य संख्या परिभाषा ये होता है कि यदि कोई संख्या 1 से कटे या खुद से कटे तो उसको क्या हम उसके अलावा किसी और संख्या से ना कटे, उसे हम अपरिमेय संख्या, अच्छा जी, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, और उसकी जैसे उल्टा कर दी तो भाग जाएगा, मतलब जो 1 से कटे या खुद से कटवे करे, इसके अलावा भी क्या है, बीच में भी कई सारी संख्या कट जाए, जैसे कि देखिए 24 हो जाए, 24 क्या आ जाएगा हमारा, 8 से कटेगा, 1 से कटेगा, 24 से कटवेगा, बीच में क्या है 8 से कट गया, 3 से कट गया, ये क्या होगा, भाज्य संख्या। लेकिन यही अब क्या है, अभाज्य संख्या क्या होगा, 17 ले लीजिए, 17 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटेगा 17 और 17 खुद से कटेगा। तो मैं क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है हमारा 2। इन दोनों गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, गुणनफल मतलब गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 कितना आ गया 8। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही होगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको हम, मिटाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 है तथा मासा 2 है, तो a का मान याद कीजिए। मतलब दो संख्या है, उसका क्या है, एक संख्या दिया गया, एक संख्या गायब कर दिया, मतलब उसका वैल्यू क्या है, एक चर दिया है, एक वेरिएबल दे दिया है, और उसका लासा और मासा दिया गया है, तो बोल रहा है a का मान क्या होगा।
आप लोग जानते हैं चैप्टर 1 में कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आपको पीछे वही बताए थे कि एक फॉर्मूला होता है कि लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये आप पढ़े होंगे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्या होता है? लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। यहाँ पे लासा कितना आपको दिया गया है? आपको लासा मतलब देखिए कितना दिया है, नहीं लासा आपको दिया गया, लासा दिया 36, लासा आपका 36, मासा कितना आपको दिया गया? मासा आपको दिया गया 2, तो मासा 2। संख्याओं का गुणनफल मतलब जो भी संख्या को गुणनफल कर दीजिए, वो क्या है? एगो ए है, वो 18 है, तो एगो ए हो जाएगा गुने 18 हो जाएगा। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं इसको। ए का मान निकालेंगे तो एक इधर एक मान निकालना है, तो 18 क्या है? इधर गुना में बराबर, इधर क्या होगा? भागा में जाएगा जाके, तो 36 गुने 2 इधर ही रहेगा, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो भागा 18 नीचे आगे भागा कर दिया, 18 दूनी 36, माने कितना आ गया आपका? 4। मतलब ए का मान कितना आ गया? आ गया 4। देखिए कोई आंसर है ऑप्शन में क्या है? कितना? ऑप्शन नंबर ए का मान 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा क्या होगा? ये सही आंसर होगा, ठीक है। 71 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 मिटा दे इसको, हम मिटा देना, चलिए मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है, और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? क्या बोला है? पहले पश्चिम जाता है, फिर क्या है? उत्तर जाता है, फिर क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग जब भी मैप पे या फिर जहां पे हम मतलब पढ़ने और लिखने वाला चीज में दिशा ज्ञान कैसे करते हैं? दिशा ज्ञान हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, ऊपर में हमेशा उत्तर रहेगा, ठीक है, नीचे में हमेशा दक्षिण रहेगा, और इधर रहेगा दाहिनी ओर वाला क्या रहेगा? पूरब रहेगा, हमेशा पूरब, और इधर क्या रहेगा? पश्चिम। पश्चिम। इस तरह से क्या है हम लोग दिशा को सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए जब हम पढ़ने लिखने के लिए काम में करते हैं या फिर मैप देखते हैं या फिर यहीं भी क्या है प्रैक्टिकल काम में जहाँ करते हैं, ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि पूरे दिन सूरज निकलता है पूरा होता है, इस तरह से करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ने लिखने या फिर मैप जहाँ देखते हैं क्या है? इस प्रकार से करते हैं हम लोग, ठीक है, दिशा का ज्ञान देते हैं। चलिए तो इस तरह से हम दिशा को सूचित करते हैं। हम देखिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है। क्या बोला? 24 मीटर पश्चिम। देखिए तो अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, पहले मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, क्या बोला? 24 मीटर पश्चिम, मतलब इधर जाएगा तो 24 मीटर क्या है? इधर पश्चिम गया, ठीक है, इधर कितना गया? 24 मीटर। 24 मीटर, चलिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। पुनः वह 10 मीटर क्या है? उत्तर जाता है। 10 मीटर क्या है? उत्तर। उत्तर मतलब ऊपर गया होगा, मतलब यहाँ से क्या है? ऊपर जाएगा। 10 मीटर क्या है? ऊपर यहाँ पे आया 10 मीटर। 10 मीटर। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, मतलब जहां से वो शुरू किया था, अब वो कितना दूरी पहुंच गया, मतलब आपका जो ये दूरी है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिए क्या है? ये आपको क्वेश्चन मार्क याद करना है। आपको दिख रहा होगा क्या है? एक समकोण त्रिभुज नहीं बना दिया गया है। अच्छा नाम अगर ले लेते इसका पी हो जाना मुझे, इसका नाम हम पी लेते हैं, इसका नाम क्यू लेते हैं, इसका नाम क्या है? आर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये डायरेक्ट क्या है? उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम दिशा जब डायरेक्ट चेंज करता है क्या है? 90 डिग्री पे ही चेंज करता है, ठीक है। डायरेक्ट पश्चिम जा रहा था पूरा अचानक फिर क्या है? उत्तर घूम गया, मतलब डायरेक्ट चेंज में क्या है? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना। तो समकोण त्रिभुज हमारा पी क्यू आर में हम बोलेंगे क्या बोलेंगे यहाँ पे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उसके लंब के स्क्वायर का प्लस उसके आधार के स्क्वायर के। तो इस प्रमेय को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या है? आप देखिए अब इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है इसका पता चलेगा। सिंपल, जो 90 डिग्री वाला कोण जो है उसके सम्मुख भुजा जो भी हो क्या है? कर्ण कहलाएगा। इसमें 90 डिग्री आपका ये है, इसके सम्मुख भुजा क्या है? आपका ये सम्मुख भुजा मतलब पी आर क्या है? इसमें कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, पाइथागोरस इधर पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय ये बोलता है हमारा कि किसी भी त्रिभुज का कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस उसके आधार के स्क्वायर के, ठीक है, आधार के स्क्वायर के। अब इसमें कर्ण क्या है? कर्ण हमारा पी से, क्योंकि 90 डिग्री सम्मुख हो जाए क्या है? हमारा पी आर है, तो पी आर हमारा क्या है? कर्ण यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा? कर्ण हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी आर हमारा क्या होगा? कर्ण, मतलब कर्ण हो निकालना है, मतलब पी आर का मान निकालेंगे क्या हमारा? ये दूरी निकल जाएगा कि जहां शुरू किया था और जहां अभी पहुंच गया उसके बीच की दूरी आ जाएगा। तो निकालते हैं। लंब का मान कितना आपका दिया गया है? लंब का मान दिया गया आपका ये 10 मीटर।
10 मीटर का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 24 मीटर का स्क्वायर। आधार आपका कितना देखिए, आधार कितना 24 है, 6 मीटर का स्क्वायर कितना का स्क्वायर। और अगला स्टेप कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 100, इतना प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का होता है 476, नहीं 576 होता है, 576 क्या होता है 24 का वर्ग होता है, ठीक है। चलिए तो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर आपका हो जाएगा, दोनों जोड़ कितना होगा 676 आपका हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पी आर का मान को निकालना है, पी आर का मान निकालना है, इधर स्क्वायर है बराबर के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, उधर जाके रूट में हो जाएगा, इधर स्क्वायर उधर जाकर रूट में, उल्टा जैसे होता है जब बराबर के दूसरे जाता है तो कितना 476 यहाँ पे जाएगा। फाइनली ये कितना था देखो, 476 का पूर्ण वर्गमूल होता है क्या, हाँ होता है 26, शायद 26 है, 26 कन्फर्म 26 क्या होता है 26 आपका क्या होता है, इसका मान 26 होता है, इसका रूट अंदर 676 का पूर्ण वर्गमूल क्या होता है 26 मतलब इतना मीटर। यानी पी आर का मान कितना आ गया आपका, पी आर का जो मान आया कितना है आपका 26 मीटर आ गया, अर्थात वो प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी पे है 26 मीटर की दूरी पे। ऑप्शन नंबर को है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है आंसर हो जाएगा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 72 का सर क्वेश्चन इंडिकेट नहीं कर रहे थे ना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, 73 नंबर क्वेश्चन डाल दे इसको हम, अगर उतारना चाहें उतार लीजिए तो क्या हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ जाना आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए बात में क्या बोल रहा है कि 3.27 रेकरिंग, इसका क्या है क्या है, एक पूर्णांक है, परिमेय है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग जानते हैं कि इसको क्या हम बड़ा रूप में लिख सकते हैं, यदि हम इसको रेकरिंग बुला के बड़ा रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या कई परिभाषा होता है जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, जहां पे पी बटा क्यू मतलब क्या होता है भिन्न के रूप में, जहां पी आर क्यू क्या होता है पूर्णांक होता है और क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो दोनों क्या है दोनों कॉम्बिनेशन फुलफिल कर देगा ये, क्योंकि नीचे आएगा क्या होगा, इसके बाद आप बदलिएगा थी में कितना हो जाएगा, तो 3 पूर्णांक हो जाएगा 27 और इधर होगा 9 कितना आपको हो जाएगा, ये क्या देखिए तो आपको हर में क्या है 99 मतलब जरूरत नहीं है, इसको पूर्णांक हटाइए क्या है पूरा प्रॉपर आपको भिन्न मिल जाएगा, चला क्या है इतना हम छोड़ देते हैं, जरूरत है नहीं, क्या आपको मिल जाएगा एक परिमेय मिल जाएगा, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या मतलब धनात्मक रहना मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, वो क्या है तो अगर भिन्न में होगा पूर्णांक नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती सभी संख्या भी क्या है भिन्न में होगा तो नहीं होगा। एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कब होता है जिसे हम पीड़ा क्यों करनी जो जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख पाते उसे हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, यहाँ पे तो भिन्न के रूप में लिख दी मतलब क्या है अपरिमेय संख्या भी नहीं होगा, फाइनली क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा क्या है एक परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए 74 देखिए क्या बोल रहा है, 74 का बोल रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। अभी भी इस कॉन्सेप्ट बताए थे कि किसी भी पी और क्यू इनके शांत दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणन अरे यार अभाज्य क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य 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 ऐसे होगा चलिए लिखा है, अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, गुणनखंड आपका होना चाहिए किस रूप में, या तो 2 पावर m के रूप में या फिर 5 पावर m n के रूप में या फिर 2 पावर m गुने 5 पावर n, यानी इन तीनों रूपों में से एक रूप में होना चाहिए, तभी क्या है इसका दशमलव प्रसार इस भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है शांत हो पाएगा। अगर इन तीनों रूप के अलावा किसी और रूप में रहे इसका मतलब क्या है उसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। क्या बोला इसमें क्या है कि किनका दशमलव प्रसार क्या होगा, मतलब 6 नहीं क्या बोला 6.15 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा सिंपल इसमें देखिए तो 15 का आवाज गुणन कितना हो जाएगा, 15 का आवाज गुणन आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है 3/5 लिख सकते हैं, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं 6 और 3 पावर 1 गुने 5 पावर 1। देखिए तो क्या ये आपको इन तीनों में से किसी रूप में लग रहा है, क्या नहीं लग रहा, क्योंकि क्या 3 पावर 1 5 पावर 1 पूरे अलग है। देखिए 5 पावर n ये तो है पर क्या है गुने 3 पावर कुछ आ गया, मतलब 2 नहीं है इसमें, क्या है 3 पावर 1 है, मतलब इस रूप में बिल्कुल नहीं है, ना ही इस रूप में ना ही इस रूप में। इसका मतलब क्या है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अशांत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है कंप्लीट हुआ। अब क्या हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर स्लाइड अगला क्या है, चलिए स्लाइड अगला कर लेते हैं क्योंकि 10 मिनट अभी टाइम है, क्योंकि 1 घंटा का हर दिन क्लास लेंगे, ठीक है। तो 1 घंटा अभी 10 मिनट टाइम है तो क्या है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मिटा दे इसको, हम बताते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, 18 में 2018 में आया, 2011 में भी आया। अब देखिए बोल रहा है पहला क्या है, अपरिमेय संख्या है, हमको ये चेक करना है। क्या बोल रहा है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, चेक कर रहे हैं। देखो 36/64 अंदर रूट 36/64, इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा, क्योंकि इसका 36 का वर्गमूल 6, दूसरा वर्गमूल 8। 1/81, इसका क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल कितना 9 होता है। ये क्या है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। अगला देखिए तो अंदर रूट 3/5, ये क्या है आपको अपरिमेय संख्या, ये आपको मिल गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय सब है, ये परिमेय संख्या है, और ये भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि क्या है, सारे पी बटा क्यू के रूप में है, जहाँ पी और क्यू का पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं है। बिल्कुल सही है। अगला डी नंबर ऑप्शन में चेक लेते हैं, -9/√49 है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -√, इतना 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। फाइनली कितना आ गया आपका, ये आपको आ जाएगा 9/7, जो कि माइनस में ही आपका जाएगा। तो फाइनली क्या है, ये भी क्या है, एक परिमेय है, भले ऋणात्मक में, पर क्या है तो परिमेय ही ना। ठीक है, ये भी परिमेय आपका हो जाएगा। अपरिमेय संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। है क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, अपरिमेय, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, ये अपरिमेय होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 76 है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 ऐसा बोलते हैं, पहले मिटाते नहीं सब यार, तो कंफ्यूज कर देगा, उनका वाला मिटाते हैं। ठीक है, चलिए सही है। अब देखें ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, और ये हमारा 75 नंबर क्वेश्चन हो गया अभी। ठीक है, चलिए अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 76 बोल रहा है कि निम्न में कौन आभास संख्या है। आभास संख्या मतलब, आभास संख्या परिभाषा क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी अन्य संख्याओं से ना कटे, वो क्या कहलाता है, आभास संख्या कहलाता है। इसमें देखिए तो ऐसा कौन संख्या है, 8 1 से कटेगा, और बीच में 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से खुद से कट जाएगा, मतलब क्या है, एक और खुद के अलावा क्या है, बीच में किसी और से भी कट रहा है, मतलब क्या है, एक ये आभास संख्या नहीं हो सकता। आगे क्या होगा, क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन क्या है, 9 क्या होता है, क्या 9 भी 1 से कटता है, और 9 से कट भी कटता है, बीच में क्या है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कभी भी क्या है, एक आभास संख्या नहीं हो सकता। तो अगला देखिए क्या है, सी नंबर 11 ऑप्शन क्या है, ये सही होगा। क्या हो, क्योंकि देखिए 11 क्या है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 11 से कटेगा, इसके बीच में किसी से भी नहीं कटेगा, और आभास संख्या यही कहता है कि जो क्या है, 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक आभास संख्या है। और ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, 15 भी क्या है, 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, बीच में क्या है, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, मतलब ये भी आभास संख्या नहीं है। क्या बीच में क्या है, ऑप्शन नंबर सी 11 है, ये क्या हमारा क्या आभास संख्या, ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी 11। अगला क्या बोल रहा है कि 4 + 3 है क्या, परिमेय है या परमेय है या भिन्न है या पूर्णांक है। तो आपको बताए थे कि जब भी परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, जब भी प्लस हो या माइनस हो, हमेशा क्या है, परिणाम अपरिमेय ही मिलेगा। इसमें 4 आपको दिख रहा है क्या है, परिमेय संख्या है, और -√3 ये क्या है आपको, ये आपको अपरिमेय संख्या दिख रहा है। तो जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जुटे या घटे, इससे कोई फर्क पड़ता है, आपको परिणाम हमेशा क्या है, परिणाम हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है सही है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 77 का। अगला क्वेश्चन क्या है, 78 का देख लीजिए। 78 क्वेश्चन नंबर 78, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोला है। क्या है, बोल रहा 6x⁴ तथा 12x का महत्तम समवर्तक है। दरअसल ये क्या है, संख्या इस तरह दिया गया है, एक तरह से देखिए तो इसको थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट किया है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको मिटाते पहले मिटाते हैं और फिर इसको हम समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2018 में आ भी चुका है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या आपको दिया गया है 6x⁴ इतना, और इसको इधर लिखते हैं 6x⁴ इतना, और दूसरा संख्या क्या दिया गया आपका 12x। ठीक है, ये मान लो कोई संख्या है, ये मान लो बी कोई संख्या है। अब कह रहा है इनका महत्तम समवर्तक क्या होगा, महत्तम समवर्तक इसका क्या होगा। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या इस तरह लिख सकते हैं कि 6 गुने x⁴ लिख सकते हैं, इसको x⁴ है तो गुने एगो x कर देते हैं, क्योंकि इस पे 3 लिखे हैं, एक वाला x इधर का आ गया, गुने y इसको लिख सकते हैं। बस क्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देता है कि हम कॉमन ले पाए दोनों का। ठीक है, चलिए इसको क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुने या 6 गुना कर दिए, 6 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको हम 12 को लिख दिए। फिर x को xy क्या लिख सकते हैं हम, गुने x लिख सकते हैं, गुने y लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में जो भी कॉमन है, क्योंकि एचसीएफ आभाज्य संख्या में निकालते हैं, जब भी अभाज्य गुणनखंड से आपको एचसीएफ निकालने का मतलब मासा निकालने का, क्या करेंगे हम लोग, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो भी कॉमन है उन कॉमन को ले लेंगे, वो हमारा क्या है, मासा होगा। इनमें से कॉमन क्या देखे तो 6 दोनों में, मतलब मासा हमारा क्या हो जाएगा, मासा हमारा हो जाएगा 6 गुने, और क्या कॉमन है आपका
आपको एगो एक्स कॉमन है, ठीक है, ये एक्स हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन आ गया 6x, तो ये एक्स हमारा कॉमन आ गया। और कुछ है क्या, और कॉमन आपको दिख रहा होगा आपका यहाँ पे सही दिख रहा, चल रहा है सब कुछ, हाँ सही चल रहा है। और ये हमारा बाई अंतिम में कॉमन आ गया। फाइनली कितना आ गया आपका बाई, फाइनली कितना आ गया आपका 6x बाई। क्या कोई ऑप्शन है क्या, 6x बाई, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर होगा। कि अगर इन दोनों संख्याओं का मासा क्या होगा, मासा 6x बाई हो गया, हमारा मासा है। जो कॉमन मिला है क्या है, वही हमारा मासा होता है। दो संख्या के आवाज करने में दो जो भी संख्या कॉमन है वो क्या है, वही हमारा मासा होता है। इसमें क्या है, ये 6 कॉमन रह गया, ये x कॉमन आ गया, इतना तो कॉमन आ गया, ये तीनों के गुना कर देंगे क्या होगा, हमारा यही मासा हो जाएगा, इतना मासा आंसर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर, ठीक है। चलिए क्या है फाइनली हमारा इस क्लास को क्या है, यहीं समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले ज़्यादा क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा लेगा, 1 घंटा के अंदर रखना है ताकि हमारा सही से 2 घंटा 2 क्लास हो पाए हर दिन, 1 घंटा क्लास, ठीक है। चलिए तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जितना समझाया आपको समझ में आया होगा, और आपको इसमें से कई सारे क्वेश्चन क्या है नया नया आपको देखे होंगे और उसको सॉल्व करना भी जाने होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे, ठीक है। और हाँ, इसका 2 क्लास पहले हो चुका, जैसे आपको बताए थे, तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पे क्या है, कॉन्सेप्ट का क्लास भी हो रहा है, हालांकि सिलेबस काफ़ी पीछे चल गया। अभी क्या है, चैप्टर नंबर 6 पे चल रहा है, 6 समाप्त हो गया है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 जाएगा। थोड़ा लेट हो गया, ये तो थोड़ा मानते हैं, पर क्या है ऑब्जेक्टिव वाला में लेट नहीं होगा, क्या है 1 महीना पक्का ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर कर देंगे, 2 क्लास हर दिन लेकर के, और वो भी चलते रहेगा बैकग्राउंड में 7 बजे हर दिन। और इसका टाइम क्या है, 3 से 4 इसका टाइम है, 4 से 5 का टाइम है हर दिन, ठीक है। आज कितना तारीख है, आज 5 तारीख है, सॉरी आज 6 तारीख है, 5 तारीख तो हो चुका है, तो आज 6 तारीख है, ठीक है। तो 6 तारीख वाला आज भी होगा। और इसी तरह से क्या है, हर दिन 3 से 4, 4 से 5 2 क्लास हर दिन 2 घंटा का आपका ऑब्जेक्टिव क्लास का होगा, ठीक है। पक्का देखिएगा, क्योंकि काफ़ी मदद करेगा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में से पूरे 100 नंबर में से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है, इस बात को बार भूलिएगा मत तो पक्का इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रीवियस क्लास वाला, और जो सेट हमारा प्रीवियस हो चुका है वो वाला, और यहाँ पे आपका चैनल का लिंक आइकन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, हमारा सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय। चलिए।